दर्शकों की संख्या हजारों और लाखों की तादाद में इस समय भारत का सपना साकार होते हुए देखना चाहते हैं सभी भारतवासी और 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की दिलों की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जिनका हमने अपने चैनल पर दावत दी है, जो कि कई सालों से क्रिकेट कमेंट्री से वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं और इन्होंने अपनी जिस्मानी कमजोरी को ही ताकत बनाया और क्रिकेट कमेंट्री में अपना नाम रोशन किया, जो कि एक खुशाइन बात है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, जो एक अच्छी क्रिकेट कमेंट्री करते हैं। हालांकि क्रिकेट कमेंट्री में कहा जाता है कि आमतौर पर इसके में कोई ऐसा फ्यूचर नहीं दिखाई देता है, हालांकि इन्होंने मेहनत लगन से मेहनत करके क्रिकेट कमेंट्री में आजकल बहुत नाम कमाया है। आपने भी कई बार इनका नाम सुना होगा, कमेंट्री सुनी होगी, देखी भी होगी और आपने उम्मीद है कि आपने बहुत पसंद भी किया होगा और आगे भी इंशाल्लाह पसंद करेंगे। और हमारे साथ आज हैं इरफान भट्ट साहब, जिनका ताल्लुक श्रीनगर से है। आज जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में, इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है यहां तक पहुंचने के लिए। जी इरफान साहब, इस्तकबाल है आपका नो के कलम में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी इरफान साहब, हमें बताएं पहले कि आपका क्रिकेट कमेंट्री से कैसे ताल्लुक हुआ, कैसे नाता जुड़ा, कैसे आपको ये लगा कि मुझे अब इस फील्ड में जाना चाहिए? क्या एक कोइंसिडेंस था या आपने पहले से ही तय किया था कि हाँ मुझे अब कमेंट्री ही करना है, या ये अचानक से आ गया कि नहीं मुझे अब कमेंट्री करना है? कैसे ये आपको ख्याल आया? देखिए, ये आज से तकरीबन 3 साल पहले की बात है और जब मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की तो मेरा काफ़ी शौक था बचपन से ही। जब मेरे साथ ये वाक़या पेश आया, जब मैं स्पेशली एबल्ड कैटेगरी में चला गया तो 4 साल का था उस टाइम में। तो उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ाई मेरे लिए बहुत एक चैलेंज था। स्कूल जाना इस हालत में और उसके बाद हायर सेकेंडरी लेवल पर पहुंचना, कॉलेज लेवल पर पहुंचना और उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचना। लेकिन मेरा हमेशा एक सपना था, ख्वाब था कि मैं यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचूं और कुछ चंद डिग्रियां हासिल करके अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करूं। बचपन में भी घर वालों ने बहुत कुछ जो मेहनत की थी मेरी पढ़ाई को लेकर और मुझे पढ़ाया लिखा, मेरे माँ बाप का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो जब मैंने काफी मशक्कत की, काफी मेहनत की रोजगार को लेकर और काफी मैं सरकारी दफातर घूमा और काफी मैंने फॉर्म्स भरे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी जो अर्जी है किसी भी सरकारी दफ्तर में दायर नहीं हुई और कोई भी अर्जी काबिल कबूल नहीं हुई। तो उसके बाद मैं मायूस घर पे बैठा रहता था और उसके बाद जब मतलब कोई एक मुझे लग रहा था कि शायद मैं अब डिपेंडेंट रहूंगा, शायद कि मुझे ऐसा कोई रोजगार का वसाइल, ऐसा कोई रोजगार का जरिया नहीं मिलेगा जिससे कि मैं अपनी जिंदगी को चला सकूं, जिससे कि मैं अपनी जिस्मानी कमजोरी को कहीं ना कहीं उसको नजरअंदाज कर सकूं और बाकियों की तरह एक अच्छी जिंदगी गुजार सकूं। तो बहुत मतलब मायूस था मैं। और बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुझे सोसाइटी ने रिजेक्ट किया, चाहे उसमें जो अपने थे उन्होंने भी रिजेक्ट किया, जो पराये थे उनकी तो बात ही नहीं थी। और ऑलवेज एक स्पेशली एबल्ड इंसान के लिए चैलेंज रहता है सोसाइटी में अपने आप के लिए एक जगह बनाना, सोसाइटी में अपने आप के लिए एक वो मुकाम पैदा करना जिसमें उसको एक इज्जत मिले। तो उसके बाद लेकिन मेरे अंदर जो हौसले जो थे वो बुलंद रहे हमेशा, मेरे अंदर हौसला शिकनी नहीं हुई। और कहीं ना कहीं उस रिजेक्शन ने, उस समाज के उस ऐसे व्यवहार ने मुझे इस चीज के लिए आमादा किया, इस चीज के लिए तैयार किया कि मैं कोई ना कोई ऐसा काम अंजाम दूं जो कि सोसाइटी में जिसको याद किया जाए। और उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन, हालांकि मेरे पास ये स्किल था बचपन से लेकर, हालांकि मैं क्रिकेट कमेंट्री को काफी ज्यादा पसंद करता था, चाहे रेडियो कमेंट्री हो चाहे टेलीविजन कमेंट्री हो, मैं एक भी बॉल मिस नहीं करता था। क्योंकि उस टाइम अगर देखा जाए मेरे बचपन का मुझे याद है तो डीडी नेशनल पर मैचेस आते थे, तो उस वजह से हालांकि इंडिया के सभी जो मैचेस थे वो लाइव आते थे और इंडियन क्रिकेट टीम की जो हर मैच की कमेंट्री थी वो रेडियो पर लाइव आती थी। तो बहुत बड़ा फैन था मैं इंडियन क्रिकेट टीम का और इंडियन क्रिकेट टीम में जो खिलाड़ी थे उस जमाने के या आज भी, तो मैं काफी ज्यादा फैन रहा हूं इंडियन क्रिकेट टीम का। और हमेशा मुझे एक
न वो मोटिवेशन मिलती रही है क्रिकेट कमेंट्री के हवाले से। तो ऑल ऑफ अ सडन मतलब मैं घर पे ही बैठा था, तो अचानक से मुझे आइडिया आया कि मैं आज, हालांकि मैंने कुछ दिनों के लिए किया था, मैंने सोचा कि मैं आज क्यों ना क्रिकेट कमेंट्री करूं, लाइव कमेंट्री करूं। फेसबुक पे मैंने पेज बनाया और मैं यहाँ के लोकल ग्राउंड में गया, और जहां पे मैंने जब मैच चल रहा था तो मैंने राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल मैंने कमेंट्री स्टार्ट की और मैच के आखिर तक मैंने मैच लाइव रखा। तो यहाँ के लोगों को सरप्राइज लगा और एक अलग थलग सा लगा, तो उन्होंने काफी अप्रिसिएशन दिया, काफी मुझे शाबाशी दी और मुझे भी एक अलग सा लगा, और फिर मैंने बस अपना रास्ता खुद चुना। जी बिल्कुल। तो मुझे बताएं इरफान भाई कि ये कमेंट्री खासा मुश्किल काम रहता है, इसमें आम लोग कहेंगे, आम बंदा कहेगा कि ये आसान काम है, ग्राउंड में गया और कमेंट्री करके आया। हालांकि मुझे पता है कि ये कमेंट्री का काम जो है ये मुश्किल रहता है। तो आपने कैसे सीखा, कैसे आप में आई, आपने किसी क्रिकेट कमेंटेटर को फॉलो किया, किसको आप पसंद करते थे, किसको आपने देखा, फिर उसी से सीख के आप कमेंट्री में आए? क्या कोई ऐसा है जिसको आपने फॉलो किया, पसंद करते हैं आप? देखिए, जब मैं इस कमेंट्री के प्रोफेशन से वाबस्ता हुआ तो ऑलवेज मेरी ये कोशिश रही है कि मैं लोगों को कुछ इस तरह से, इस टैलेंट को इस तरह से इस काम को पहुंचाऊं कि वो मुझे खास इस काम से जाने और उनको लगे कि कहीं ना कहीं हम यहाँ लोकल लेवल पर एक इंटरनेशनल तर्ज का काम सुन रहे हैं, एक इंटरनेशनल तर्ज की कमेंट्री सुन रहे हैं। तो मैंने उसके बाद, मैंने जब लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया एज अ कमेंटेटर, तो मैंने भी काफी मेहनत की। मैंने कमेंट्री के रिगार्डिंग पढ़ा, कमेंट्री किस चीजों से जो असरअंदाज हो सकती है उन सब चीजों को पढ़ा, कमेंट्री के अज्जाए तरकीबी, जो कमेंट्री के लवाजिमात है, जो कमेंट्री के जो इफेक्टिव बनाने के जो स्टेजेस हैं, उनको मैंने गौर से पढ़ा। और मैंने कमेंटेटर्स को सुना, वो सबसे बड़ी बात थी, मैंने उर्दू कमेंटेटर्स को सुना, दुनिया क्रिकेट के जो बड़े बड़े नामवर कमेंटेटर्स थे। मैंने अंग्रेजी कमेंटेटर, इवन कि आज भी मैं सुनता हूं, मैंने हिंदी कमेंटेटर्स को सुना। तो मुझे उनकी कमेंट्री में जो भी मुझे अच्छा लगा तो वो मैंने एक्सेप्ट किया, उसको मैंने कबूल किया और मैंने अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की सोसाइटी में। तो नतीजा ये हुआ कि तकरीबन आज टिल डेट पिछले 3 सालों से आज तक मैंने तकरीबन 600-650 मैचेस में कमेंट्री की होगी। और इन 600-650 मैचेस में मैंने इस अपने हुनर को पॉलिश किया, इस अपने हुनर को संवारा और इस अपने हुनर को सही किया परफेक्शन की तरफ। जहां पे मुझे लगा, हालांकि जब मैं किसी मैच में कमेंट्री करने के लिए जाता था, फिर मैं शाम को घर वापस आके अपनी कमेंट्री दोबारा से सुनता था अपने बेड पे या अपने सोफे पे बैठ के, और मैं हर उस नुक्ते को, हर उस चीज को नोटिस करता था जो भी मुझसे मतलब गलत हो गया होगा, मैं उसकी तस्हीह करता था, मैं उसकी इस्लाह करता था घर पे बैठ के। और कहीं ना कहीं मैंने मतलब वो कहते हैं कि मतलब कोई भी जो डायमंड होता है, कोई भी जो चमकीली चीज होती है ना, वो तब तक चमकती नहीं है जब तक कि उसके ऊपर फ्रिक्शन ना लगे और जब तक कि उसको सही ना करे इंसान। तो वैसा ही मैंने भी किया और नतीजा लोगों के सामने। जी बिल्कुल सही बात आपने फरमाई। आप मुझे बताएं इरफान भाई कि ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आमतौर पर बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि इसमें कोई फ्यूचर दिखता नहीं है। खासकर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, कमेंट्री करना, इसमें कोई फ्यूचर ज्यादातर है नहीं। तो आपको कहीं पर लोगों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, घर वालों की तरफ से, फैमिली की तरफ से ये दबाव कि आप क्यों गए इस फील्ड में, या नहीं जाना चाहिए, या आपको और कुछ देखना चाहिए, और भी प्रोफेशंस हैं कश्मीर में, आपको उनकी तरफ जाना चाहिए, ऐसा कुछ दबाव रहा घर वालों या दोस्तों की तरफ से जिससे आप ज्यादा मुतासिर हुए हों, या आप सोच रहे हो कि अब क्या करें, अब तंग आ गए? देखिए, किसी भी काम को लायक रोजगार बनाना एक इंसान की मेहनत पे डिपेंड होता है। दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं होता है। जब मैं पहले निकला कमेंट्री करने के लिए तो सब लोगों को ताज्जुब हुआ कि इसने क्या करना शुरू किया, क्योंकि ये आज से 3 साल पहले की बात, टाइम किसी को पता भी नहीं था कि कमेंट्री एक प्रोफेशन है। यहां लोकल कमेंट्री, हम इंटरनेशनल कमेंटेटर्स को अगर साइड में रखेंगे, वो एक नो डाउट कि वो एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है। और क्रिकेट तब तक इनकम्प्लीट है, एक क्रिकेट मैच, जब तक कि उसमें कमेंट्री ना हो, जब तक कि उसमें एक बासलाहियत कमेंटेटर ना हो। लेकिन यहां अपने कश्मीर में इस चीज को स्टार्ट करना, ये एक बहुत टफ चैलेंज था। ये आपको ये अंदाजा लग गया होगा और इस बात से आपको अंदाजा होगा कि ये अंधेरे में पहले दिया ढूंढना था और फिर उस अंधेरे में उस दिए को माचिस की तीली से जलाना था।
पहले ये चैलेंज था कि अंधेरे में दिया ढूंढे कैसे, तो ये अंधेरे में दिया ढूंढने के बराबर था मेरे लिए। और अल्लाह के फजल करम से जब मैंने स्टार्ट किया तो सबसे पहले लोगों ने मतलब बहुत कुछ ताने मुझे सुनने को मिले, इवन के घर वालों का भी सपोर्ट नहीं था एट द बिगिनिंग। तो लेकिन मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट आई वाज डूइंग एट दैट टाइम, ये मुझे बिल्कुल पता था। मुझे इस बात का यकीन था कि मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये काम एक ऊंची सतह पर ले जाएगा और ये काम एक ना एक दिन मेरी पहचान बनेगा। आई वॉज श्योर एट दैट टाइम। और उसके बाद कुछ दिन बीते, मैंने अपना काम जारी रखा, मुझे कुछ भी पैसा नहीं मिलता था उस टाइम। तो मेरा जेब का ये डेटा वगैरह सब कुछ जाता था, इवन कि मेरे पास ये जो कमेंट्री के लिए सामान चाहिए था, जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए थे, मेरे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कलेक्ट किया, एक से दूसरे से मांग के, तो मैंने कलेक्ट किया। और मैंने जब शुरुआत की तो उसके बाद जब लोगों को लगा कि ये कुछ डिफरेंट दे रहा है, ये कुछ अच्छा दे रहा है, क्वालिटी दे रहे हैं, क्योंकि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अल्लाह का एक करम था कि पहले मैच से ही मेरी कमेंट्री सबसे अच्छी रही। बिल्कुल आपको यकीन नहीं होगा कि मतलब पहले रोज से ही मुझे सुना गया, पहले रोज से वरना मतलब अगर कोई इंसान किसी काम के लिए नया निकलता है तो उसमें परफेक्शन नहीं होती है, बट मुझे पहले रोज से ही सराहा गया। ये शायद मुझे आज लगता है कि जैसे मुझे इसी काम के लिए चुना था अल्लाह ने, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। तो पहले पहले मुझे बहुत सारे लोगों ने ताने दिए और ये भी कहा करते थे कि अब इसको कोई काम नहीं रहा है, अब सरकार से भी मायूस हुआ है, रोजगार नहीं मिला है, पढ़ लिख के अब बैठ गया, अब यही काम इसको रह गया है। बाकी मैंने लेकिन उन सब चीजों की तरफ नहीं देखा। और घर वालों ने भी बिगिनिंग में बोला था कि मतलब आप अपना वक्त जाया कर रहे हो, ऐसा मत करो, वो ये वगैरह, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, या मतलब कुछ और काम ढूंढो जिससे कि अपनी जिंदगी आप चला सको। तो मैंने देखिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मुझे इस काम के साथ लगा हो गया था, मुझे इस काम के साथ मोहब्बत होती गई। साथ ही साथ जब मेरी रोजगार की मुश्किलें भी आसान हो गई, तो देन ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे जब बाहर की टीमें आ गई, उसमें से पामपोर की एक टीम आ गई, उन्होंने जब सुना कि यहाँ एक कमेंटेटर है, वो क्रिकेट कमेंट्री करता है, उसका नाम इरफान भट्ट है, तो उसकी कमेंट्री काफी इफेक्टिव रहती है, मजा आता है मैच को लेकर। तो उन्होंने मेरे बगैर मैच खेलना जायज समझा ही नहीं, उन्होंने पहले मुझे बुलाया। और उनके कैप्टन साहब, उनका नाम गौहर अमान सर है, वो मोटिवेटर है और एक लैंग्वेज ट्रेनर है। तो उन्होंने जब मेरी कमेंट्री सुनी वो काफी मुतासिर हुए। उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में मुझे टोकन ऑफ ऑनर के लिहाज से 1000 रुपए इनाम दिया। तो जब मैंने वो 1000 रुपए इनाम पकड़ा तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मेरे लिए रोजगार के दरवाजे खुल गए और मेरे लिए कुछ समथिंग नया हो गया। और जब मैंने वो 1000 रुपए घर लाया तो मैंने अपनी माँ को दिखाया, मेरी पहली कमाई कमेंट्री, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई कि मेरे बेटे ने आज कमाई लाई है कमेंट्री को लेके। और मुझे भी इस चीज का यकीन नहीं था कि मुझे मेरे लिए ये रोजगार बनेगा। मैंने एक ना वो मतलब खेल खेल में शुरू किया था, मुझे गुमान नहीं था कि मेरे लिए रोजगार बनेगा। और उसके बाद मैंने एक्सेप्ट किया इस चीज को और बहुत ज्यादा मेहनत की। और आज तक अल्लाह के फजल करम से मैं इंडिपेंडेंट रहा। और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वो आपने ये कहा था कि स्कोप नहीं है। देखिए पिछले 5-10 दिनों से जब से मेरे वीडियोस वायरल हुए हैं, जब से मेरी कमेंट्री वायरल हुई है, पूरे हिंदुस्तान भर में ऐसा कोई स्टेट नहीं जहां से मुझे कॉल्स नहीं आई हो, जहां से मुझे बुलाया ना गया हो। अभी भी ये देखिए कॉल्स आ रही हैं, ये फोन बिल्कुल ये बिजी रहता है, आ रही है। तो मैं अब थक गया हूं और मैं अब सोच रहा हूं कि कहां कहां जाऊं, अपॉर्चुनिटीज इतनी आने लगी है। बट मेरा जो फोकस है, मेरा जो मोटिव है वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने का है। ये मेरा मेन मरकज है, ये मेरा मेन फोकस है, ये मेरा फोकल पॉइंट है और ये मेरी डेस्टिनेशन है। जी, आप जैसे बताया आपने कि पेरेंट्स का बिगनिंग में सपोर्ट नहीं था, उसके बाद जब आप कामयाब हुए, कमेंट्री सब ने पसंद की, लोगों ने सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस वायरल हुए, इंटरनेशनल तक भी अब पहुंचने वाले हैं, वो दिन दूर नहीं। उसके बाद पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? क्या उन्होंने कहा कि अब आप खुद से कमाने लगे हो? उनका क्या राय थी? क्या वो खुश हुए होंगे इस हवाले से? देखिए पिछले 3 सालों से मेरा इंडिपेंडेंट मेरे माँ बाप के लिए एक फख्र की बात है। एक स्पेशली एबल्ड, एक अपाहिज इंसान के लिए ये सब होना, और मेरे लिए खुद के लिए एक फख्र की बात है। मेरे साथ जो मेरे दोस्त लोग रहते हैं,
मैंने कभी भी उनके सामने मतलब 10 पैसे की रिक्वेस्ट नहीं की होगी। ये अल्लाह की मुझ पे इनायत रही है। और घर वालों ने भी जब ये सब चीजें देखी तो वो भी काफी ज्यादा खुश हुए हैं। और इवन कि मेरे वालिद साहब जो कि मुझे पहले पहले सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनको लगता था कि शायद आपने जो सवाल पूछा अभी कि इसमें कोई स्कोप नहीं है, उनको भी लगता था कि शायद स्कोप नहीं है। लेकिन जब से पिछले 10-15 दिनों से ये मेरा काम वायरल हुआ है, जब से मुझे कॉल्स आने लगी हैं, जब से मेरे इंटरव्यूज ले गए हैं, मीडिया मेरे घर पे आई है, तो एक अलग सा माहौल पैदा हो गया, एक अलग सा जो क्रिएटिविटी हो गई है और एक अलग सोचने लगे हैं सभी। तो मेरे वालिद साहब भी, मेरे घर वाले अब सब सपोर्ट करते हैं और जान से सपोर्ट करते हैं। वो भी चाहते हैं कि जो हमारे बेटे का सपना है, जो इसका सपना है, ख्वाब है कि ये भारत के लिए कमेंट्री करे, भारतीय टीम के लिए कमेंट्री करे, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, आईपीएल लेवल पे, तो वो कहीं ना कहीं इसके लिए दुआ करते हैं कि हमारे बेटे का सपना साकार हो जाए और ये आगे बढ़े और आगे जाए। जी, मुझे बताएं आप इरफान भाई, आप एमए उर्दू भी हैं, मुझे पता चला है कि मैं देख रहा था कि आपने एमए उर्दू किया है और साथ में बीएड भी किया है। तो पहले तो आपका जॉब का कुछ नहीं हो पाया पहले, तो मुझे बताएं आप फिर उसके बाद जब आपने कमेंट्री भी स्टार्ट की, उसके बाद कोई गवर्नमेंट से आपको मदद करने की किसी ने कोशिश की, या फिर ऐसा कुछ हुआ इक्विपमेंट्स के हवाले से, या ऐसा कुछ माइक हो, कैमरा हो वगैरह हो, इन चीजों के हवाले से आपको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आया, वहां से किसी ने मदद करने की कोशिश की? देखिए, वो कहते हैं कि इरादे बुलंद हो और नजर जिनकी खुदा पर हो, वो तलातम खैज मौजूद से घबराया नहीं करते। मदद मुझे चाहिए नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं जहां पे पहुंचना चाहता हूं, मैं अपने दम पे, अपनी काबिलियत से और अपने जोश जज्बे से पहुंचना चाहता हूं। मैं यहां तक आया हूं, मेरा इसमें किसी का हाथ नहीं है सिवाय मेरी मेहनत के। और मैं ये पसंद करूंगा कि मैं अपनी मेहनत से किसी मुकाम पे पहुंचा हूं, ना कि किसी की मदद से, क्योंकि ये मुझे पता है कि मैंने पिछले 3 साल कितनी मेहनत की है। चाहे इक्विपमेंट्स के हवाले से, मेरे पास माशाल्लाह सभी इक्विपमेंट्स हैं, मुझे किसी इक्विपमेंट की कमी नहीं है। और मैं चाहता हूं कि मुझे इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया जाए। अगर मेरी बात कहीं पे पहुंचती है, मुझे मेरी काबिलियत पे सिलेक्ट किया जाए, ना कि मेरी हालत को देखकर मुझे सिलेक्ट किया जाए। ऐसा मैं चाहूंगा, ऐसा मैं कतई नहीं चाहूंगा। और मुझे पता है कि मैंने जिस पेशे को अपनाया है, मैं उस पेशे से मोहब्बत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि वो पेशा एक दिन जरूर मुझे पे करेगा और एक दिन जरूर मुझसे इस मोहब्बत को देगा कि जी हां, आपने इस पेशे के पीछे मोहब्बत की है, आप डिजर्व करते हैं इंटरनेशनल, नेशनल लेवल, आईपीएल लेवल। तो मैं बस उन सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, लाइव के दौरान मेरी आवाज को पहुंचाया है, मेरे वीडियोस को शेयर किया है और घर घर पहुंचाया है, पूरे हिंदुस्तान भर में, नॉट ओनली हमारे मुल्क में, बल्कि जो आस पड़ोस के मुल्क हैं, बांग्लादेश है, नेपाल है और जो भी मुल्क आस पड़ोस हैं, तो वहां पे मेरी रील्स को देखा, मेरे वीडियोस को देखा गया है, सराहा गया है, इवन कि मुझे मैसेजेस आई हैं। तो बस इस चीज से मेरे अंदर एक न वो आत्मविश्वास जग गया है, एक हौसला जग गया है कि मैं अगर पहुंचूंगा किसी मुकाम पे, वो अपनी काबिलियत से पहुंचूंगा और उस काबिलियत से ना सिर्फ अपना नाम, बल्कि जम्मू कश्मीर का नाम, अपने माँ बाप का नाम और पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करूंगा। जी जी, मुझे बताएं इरफान भाई, पूरे जम्मू कश्मीर में आपने भी देखा होगा करीबन हजारों की तादाद में नौजवान कमेंट्री करते हैं, या जिनको पसंद है कमेंट्री करना, जोश है, जुनून है उनमें, लेकिन वो साल भर कमेंट्री करके, 2 साल भर कमेंट्री करके छोड़ देते हैं। उनके बैक नहीं होता, सपोर्ट नहीं होता, घर वालों का सपोर्ट नहीं होता है, कि घर वाले उन्हें कहते हैं नहीं जी इसमें कैरियर नहीं है, फ्यूचर नहीं है, वो उठ के छोड़ देते हैं कमेंट्री। क्या उनमें क्या रहती है ये कि उनमें सलाहियत नहीं है कमेंट्री करने की, या उनमें जोश या सपोर्ट की वजह से क्या वजह रहती है कि वो आधे अधूरे, अगर इतनी ही हिम्मत है उनमें कमेंट्री करने की, इतना जोश है,
वो आधा अधूरा क्यों छोड़ देते हैं? हजारों की तादाद में आप भी देख रहे होंगे कमेंट्री जारी है पूरी कश्मीर की, लेकिन उस स्टेज पर नहीं पहुंच पाते जहां पर उन्हें पहुंचना चाहिए था, जहां पर उन्हें फिनिश करना चाहिए था कमेंट्री। क्या वजह रहती है? आपकी राय क्या है उन नौजवानों के लिए जो आधा अधूरा कमेंट्री छोड़ देते हैं, जिनको सोच रहती है कि अरे मुझे शौक है कमेंट्री करने का, लेकिन फिर 1 साल कमेंट्री करके छोड़ देते हैं? क्योंकि फ्यूचर नहीं है। आपकी राय क्या है ऐसे नौजवान की? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब भी आप किसी काम को करते हैं ना समाजी लेवल पे, लोगों की नजर में जब भी आप किसी काम को अंजाम देते हैं, तो जब तक आपको लोग उस काम के लिए, उस प्रोफेशन के लिए एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ वाकई आप ये हैं, लाइक कि लोग मुझे कमेंटेटर कहते हैं और लोग मुझे वादी कश्मीर का, बल्कि अब और भी ज्यादा मुझे मोहब्बत मिलने लगी है कि टॉप लेवल का बेस्ट कमेंटेटर कहते हैं, तो ये लोगों की तरफ से मुझे एक तोहफा है, इसको मैं कबूल करता हूं। ये तोहफा दिया गया है कि मुझे एक कमेंटेटर के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। ये सबसे बड़ी बात होती है। और जिस शख्स को लगता है कि मैं इस लेवल पे एक्सेप्ट नहीं किया गया हूं, तो डेफिनेटली वो दूसरा कुछ करने की सोचता है। देखिए, ये एक ऐसा प्रोफेशन है, यहां पे आपको लोगों को ये तस्लीम कराना है कि आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं जो कि आप काम कर रहे हैं, ना कि आपके अंदर वो क्वालिटीज है नहीं, आप लोगों को जबरदस्ती ये तस्लीम करवा रहे हैं कि आप कमेंटेटर हैं। तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो भी मेरे चैनल्स हैं, जो भी मेरे पेज हैं, मैंने किसी भी फर्द को ये नहीं कहा होगा कि मुझे मेरी चैनल को फॉलो करो, या मैंने किसी को भी लिंक नहीं भेजा होगा कि कहा होगा मुझे मेरी चैनल को फॉलो करो, या इसके ऊपर फॉलोअर्स कम है, इसको फॉलो करो। तो मैंने हमेशा अपने काम की तरफ ध्यान दिया है। वो कहते हैं ना कि जब आप क्वालिटी की तरफ जाएंगे तो सक्सेस आपके पीछे आती है। तो मैंने उसी चीज को अपनाया। और सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि सोसाइटी की आपको एक्सेप्ट करती है। जब आपको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है किसी काम को लेकर, तब आप उसमें आगे जा सकते हैं। जब आपको सोसाइटी एक्सेप्ट करती ही नहीं है, तो दैट मीन्स कि आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं ही नहीं। यू शुड चूज अनदर बिजनेस और अनदर वर्क। आपके लिए बेहतर वो रहता है। अगर इरफान भट्ट को कहीं ना कहीं सोसाइटी ने कमेंटेटर के तौर पर एक्सेप्ट ना किया होता, तो मेरे अंदर मेरे दूसरे रूम में 250-300 अवार्ड्स नहीं होते, नेशनल अवार्ड्स नहीं होते वहां पे। तो कहीं ना कहीं जब मुझे लगा कि मुझे सोसाइटी ने इस चीज के लिए एक्सेप्ट किया और मेरी डिमांड बढ़ रही है, मुझे लोग चाहते हैं, तो मैंने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया। ये देखिए, अभी विजय कुंबले साहब ये मुंबई से कमेंट पेश कर रहे हैं। मुंबई। जी जी। तो थैंक यू विजय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरे इंडिया से आपको प्यार मिल रहा है। जी बिल्कुल। ये बस मेरी मेहनत को अपनी क्रेडिट देता हूं बस, और अपने भाइयों को जो भी मुझे पसंद करते हैं, जो भी मुझे सुनना चाहते हैं। हालांकि मैंने आपको पहले ही कहा कि पूरे हिंदुस्तान भर में मुझे कॉल्स आ रही हैं, आप आइए। तो बस मैंने भी अब मन बना लिया है। मुझे लोगों ने जिस चीज के लिए एक्सेप्ट किया है, मैं वो सर्विस दूं। लोकल लेवल पे मैंने दी है, अब मुझे ख्वाब है, मेरा सपना है और मेरी विश है, मैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे अपने भारत को सर्व करूं। जी, मुझे बताएं इरफान भाई, बहुत सारे इंटरनेशनल हिंदी कमेंटेटर्स हैं। भारत की अगर हम बात करें तो आप ज्यादातर किसको देखते हैं, किसको फॉलो करते हैं, किसको आपने आइडियल समझा है कि हाँ ये कमेंटेटर अच्छा है, मैं इसी को पसंद करता हूं, या उन्हीं को देखकर आप उस रंग में डले? देखिए, इस सवाल के जवाब में मैं एक ही बात कहूंगा, अगर मैंने पर्टिकुलर किसी एक कमेंटेटर को सुना होता तो शायद उसकी कमेंट्री का असर मेरी कमेंट्री पे होता, और लोग कहते कि ये फलां की कॉपी कर रहे हैं, इसका अपना कुछ नहीं है। तो मैंने इस चीज को नजरअंदाज किया। मैंने भारत के सभी कमेंटेटर्स को सुना, चाहे रेडियो कमेंटेटर्स हो, विनीत गर्ग सर है, संजय बनर्जी सर है, आकाश चोपड़ा सर है, रवि शास्त्री सर है, संजय मंजेकर सर है, इरफान पठान सर है, शेरी सर है, और इन सब कमेंटेटर्स को मैंने सुना। मैं बिल्कुल सुनता रहता हूं इनको, और जो इनमें क्वालिटीज है मैं उस पर ध्यान देता हूं, ना कि कॉपी करता हूं। और जब मेरा मैच होता है, जब मेरी बारी आती है कमेंट्री करने की, तो मैं अपनी तरफ से फिर इन सब चीजों को लेकर वहां पे अपनी परफेक्शन का इजहार करता हूं। तो ये मेरा एक ख्वाब है
कि इन सब महान कमेंटेटर्स के साथ मैं कमेंट्री बॉक्स में जाऊं, कमेंट्री बॉक्स शेयर करूं वहां पे और अपने भारत को सर्व करूं। ये मेरा ख्वाब है। इंशाल्लाह आपका ये ख्वाब भी जल्द पूरा होगा। आप हमें बताएं कि क्या अब भी आपको यकीन है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए या आगे मिलने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं आप? देखिए, मैं कहता हूं जो भी मेरे जैसे स्पेशली एबल्ड, चाहे जम्मू कश्मीर में है चाहे पूरे भारत में है, हम लोगों को सरकार 1,000 रुपए वेलफेयर के तौर पर देती है महाना, और आपको ये जान के हैरानी होगी कि मुझे वो 1,000 रुपए भी नहीं मिलता है। मैं उन सबको ये कहता हूं कि आप कुछ अपना करें, उस 1,000 रुपए पे डिपेंडेंट ना। नो डाउट को सरकार आपको देती है, सरकार कल उस 1,000 रुपए को बढ़ा के 3,000 भी कर सकती है, 5,000 भी कर सकती है, वो आप लोगों का हक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मत ले, वो हक है एक स्पेशली एबल्ड इंसान का, वो हक सरकार ने रखा है, वो राइट है। लेकिन उस 1,000 रुपए पे डिपेंडेंट ना रहे, सरकार के आगे उस 1,000 रुपए के लिए भीख ना मांगे। वो आपका हक है, वो आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। बल्कि अपना कुछ स्टार्ट करें, अपना बिजनेस स्टार्ट करें, अपनी छोटी मोटी दुकान चलाए, आप एंटरप्रेन्योर बने, एक बिजनेस यूनिट खोले जहां पे आप दूसरे लोगों को रोजगार दे सकते हैं। कई ऐसे स्पेशली एबल्ड हैं हमारे देश में, और ऐसी चीजें क्रिएट होनी चाहिए, ऐसा माहौल क्रिएट होना चाहिए। मैं कहता हूं कि सड़क के चौराहे पे जो भी स्पेशली एबल्ड, जो भी अपाहिज लोग भीख मांगते हैं, ये सब खत्म होना चाहिए, ये कल्चर मिटना चाहिए कश्मीर से, पूरे भारत से। मैं एक भी स्पेशली एबल्ड इंसान को सड़क के चौराहे पे भीख मांगते हुए नहीं देखना चाहता हूं। मुझे कतई ये बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि इस चीज से सोसाइटी ने हमारे ऊपर बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन किया है कि ये लोग भीख मांगते हैं, ये कैसे मैनेज कर सकते हैं अपनी जिंदगी को, या अगर इनकी शादी होगी तो ये कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने हमसफर को। तो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। मैं चाहता हूं कि सब लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाए और ये चीज हमारे देश से मिट जाए। जी बिल्कुल, सब अपने पैरों पर खड़े हों और खुद का काम शुरू करें। तो जो हमारे देखने वाले हैं उनकी गुजारिश है आपसे, ख्वाहिश है कि आप कुछ अपनी जबान में कमेंट्री के कुछ अल्फाज दोहराएं ताकि वो भी सुन सकें। जो लोग पसंद करते हैं, जिस चीज से आपको पसंद करते हैं, वो आप थोड़ा सा दर्शकों तक पहुंचाएं ताकि वो भी। जी हाँ, जरूर जरूर, बिल्कुल। जैसे हालांकि ये ख्याली कमेंट्री है, क्योंकि मेरे सामने कोई मैच चल नहीं रहा है, तो थोड़ा सा फ्लेवर मैं आपको बता दूं कि एक दो अगर सिंगर होता तो अगर सिंगर होता तो गाना गाता, लेकिन कमेंटेटर हूं तो इसलिए कमेंट्री ही करूंगा। जी। तो थोड़ा सा उस तरह से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस तरह से माइक मैंने पकड़ा होता है और थोड़ा सा आपको क्राउड नॉइज भी आएगा। जी। तो जैसे हमारी भारतीय टीम ने 2011 कप जीता था, और उस समय महेंद्र सिंह धोनी जो भारत के साबिक कप्तान थे, वो स्ट्राइक पर थे और जीत के लिए कुछ 3 या 4 रन चाहिए थे। तो माहौल कुछ इस तरह था। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यहां दर्शकों की संख्या हजारों और लाखों की तादाद में इस समय भारत का सपना साकार होते हुए देखना चाहते हैं सभी भारतवासी, और 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की दिलों की धड़कन इस समय काफी तेज। अब केवल 4 रन चाहिए जीतने के लिए, और महेंद्र सिंह धोनी जो कि अब तक 95 रन बना चुके हैं, और अब यहां मैच 4 रन दूर उस सपने से जो कि 1983 में पूरा हुआ था और आज 27 साल के बाद पूरा होने जा रहा है। इस बीच अगली गेंद महेंद्र धोनी के लिए, और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को उठा दिया है 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर, और हिंदुस्तान ने 28 साल के ये विश्व कप अपने नाम किया है। जी बहुत आला, बहुत खूबसूरत आवाज है माशाल्लाह आपकी। उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी ऐसी ही कमेंट्री करेंगे और जम्मू कश्मीर का और साथ में देश का नाम रोशन करेंगे। एक शेर है मजरूर सुल्तानपुरी का, आपके लिए खास करके मैंने निकाला है। देख जिन्ना से परे रंग चमन जोश बहार, रक्स करता है तो फिर पाऊं की जंजीर न देख। तो इरफान भाई माशाल्लाह से
खूबसूरत खूबसूरत आवाज है आपकी, जिस पर लोग मरते हैं। पूरी जम्मू कश्मीर, पूरी वादी आपकी इस आवाज को सुनने के लिए आजकल तरसते हैं। पहले जब आप इनिशियल स्टेज में गए थे तो आप भी तंग थे कि क्या पता लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्या पता मुझे दूसरा काम देखना चाहिए था। स्पेशली डिसेबल्ड पर्सन के लिए ये मुश्किल होता है। तो ये वाकई सराहनीय बात है आप इस लेवल तक पहुंचना, तो ये मुबारक बात है आप इस लेवल तक पहुंचे। तो मुझे उम्मीद है कि आप नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचेंगे और जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन करेंगे और अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा करेंगे।